आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 45वें भाग मात्र सुख को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रसव सही सलामत हो गया। यद्यपि मैं अत्यंत कमजोर थी और मुझे अभी ज्वरांश भी था, तथापि मेरा बच्चा अत्यंत स्वस्थ था, मानो वो चांद का टुकड़ा था। इस बार जो लेडी डॉक्टर बंबई से आई थी, वो बड़ी सुयोग्य गुजराती महिला थी। अभी अभी कोई बड़ी भारी डिग्री लेकर अमेरिका से आई थी। बहुत कम आयु थी, कुमारी थी। अमेरिकी समाज और शिष्टाचार का उस पर पूरा प्रभाव था। सुंदरी वो मुझसे भी अधिक थी। मेरी तो तब उतरती जोत थी। मैं तो उसकी प्रिय मूर्ति को ठगी सी देखती रह जाती थी। मेरी सारी दुख गाथा सुनकर उसे मुझसे प्यार और सहानुभूति भी हो गई थी। अब हम गहरे मित्र थे। बहुधा मैं उसे अपने यहाँ आग्रहपूर्वक शाम की चाय पिलाती थी। नर्सें भी दोनों बहुत भली थीं। नर्सें एंग्लो इंडियन थीं। एक तो खूब मोटी अधेड़ औरत थी, टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। मज़ेदार औरत थी। ऐसी ऐसी नकलें करती और लतीफ़े सुनाती थी कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे। दूसरी नर्स कम उम्र की थी, पर अपने काम में चौकस थी। उसका सेवा भाव मर्म को छू गया था। वो श्रद्धा और प्रेम से सेवा करती थी। अब मेरे चारों ओर प्रेम, मित्रता और आनंद का वातावरण था। मोटी नर्स को राजा रजवाड़ों के, खवासों के, सौतों के झगड़े बखेड़े सुनने का बड़ा चाव था। जब उसे मालूम हुआ कि मैं रानी महारानी नहीं गोली हूं और मेरे जीवन की विचित्रताएं ज्यों ज्यों उस पर प्रकट होने लगीं, त्यों त्यों वो मुझे खिलौना समझकर खोद खोद कर मेरा जीवन वृत्त पूछने लगी। ये सब प्रबंध बड़े साहब ने स्वयं किया था। ये बराबर की कोठी में अभी तक उपस्थित थे तथा मेरे साथ दिलचस्पी रखते थे। 2 बार तो वो सपत्नीक मुझे देखने आ चुके थे और फल फूल के उपहार तो बहुधा भेजते ही रहते थे। मेरे प्रति जैसे उनकी ममता जाग उठी थी। इन सब बातों के कारण भी डॉक्टर, नर्स और दूसरे लोग सब मेरी लगन से सेवा शुश्रूषा करते थे। वासुदेव महाराज स्वयं अपने हाथ से मेरा पथ्य बनाकर अपने सामने मुझे खिलाते पिलाते। जब तक मैं खाती पीती रहती, अपनी हकलाहट भरी बातों से वो मुझे खिलाते खिलाते हंसाते रहते थे। दिन बीतते चले गए और मेरा बच्चा अब 1 महीने का हो गया। मेरा स्वास्थ्य अब बहुत कुछ सुधर गया था, पर कमजोरी तो अभी थी ही। इससे डॉक्टर रॉबर्ट ने ये निश्चय किया कि अभी और 2 मास तक मुझे यहीं रहना चाहिए। मुझे इसमें कुछ उज्र न था। मनोरम दृश्य, सुखद वातावरण, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, आनंदमयी मित्रमंडली। और अब मुझे क्या चाहिए था? वो माली अब मेरा भारी मित्र बन गया था। दोनों समय फूलों के गुलदस्ते, हार चोटी और न जाने वो क्या क्या ले आता था। घंटों बैठकर मैं उससे बातें करती और चलती बार उसे कुछ न कुछ अवश्य देती थी। उसके बेटे की बहू कभी कभी आकर मेरे पैरों के तलुओं में तेल मल जाती थी। बड़ी लजीली और स्वस्थ बहू थी। एकदम सुरमई रंग और खूब भरा शरीर, 25 वर्ष की आयु, बड़ी बड़ी आंखें, चांदी के भारी भारी गहने। उसे मैंने अपना एक सोने का जड़ाऊ गहना दे दिया था। वो पहले मुझे सरकार कहकर पुकारती थी। सभी मुझे यही संबोधन करते थे। केवल वासुदेव महाराज चंपाकली कहते और डॉक्टर रॉबर्ट माई चाइल्ड कहते थे। नई डॉक्टरनी ने भी सरकार कहना आरंभ किया था, पर मैंने उन्हें अपना सारा जीवन खोलकर बता दिया। अब उन्होंने मेरा एकदम नया नामकरण कर डाला। किसुन का शुद्ध उच्चारण लगाकर वो मुझे श्रीमती कृष्ण कहने लगी। बालक के पिता का नाम, जो अब तक किसुन दारोगा लिखा जाता था, या डॉक्टरनी के कहने से मिस्टर कृष्ण सिंह लिखा गया। मैं अपने अदृश्य किसुन को मिस्टर कृष्ण सिंह के नवीन संस्करण में न केवल नए सिरे से प्यार करने लगी, अपितु श्रीमती कृष्ण के नाम में एक नया गौरव भी अनुभव करने लगी।
उस माली की बहू को मैंने जीजी कहना सिखा दिया। बड़ी कठिनाई से उस भोली के मुंह से मुझ जैसी राजरानी के लिए जीजी शब्द निकला। फिर तो वो मेरे ऊपर मर मिटी। ऐसे सुखद वातावरण को छोड़कर मैं भला क्या करने रियासत में जाना पसंद करती। विशेषकर मैं जानती थी कि जब तक यहां हूं तब तक मेरा पुत्र, मेरी आंखों का तारा, मेरी छाती से लगा हुआ है। वहां तो जाते ही छीन लिया जाएगा। ये सोचकर भी मैं यहीं रहना पसंद करती थी। मैं सुन चुकी थी कि महाराजा धीराज राजधानी में विलायत से लौट आए हैं, परंतु उन्होंने न कोई खत लिखा था, न मुझे बुलाया था, न कोई संदेश ही भेजा था। उनकी ये उपेक्षा मुझे भयानक सी लग रही थी, खासकर ये याद करके कि उन्होंने मेरी हत्या करने को उस खवास के बच्चे को नियुक्त किया था। अब क्या मेरे विराज सुख के दिन बीत चुके? अब क्या मैं राजा के मन से उतर गई? क्या गजब की रियासत में जाने पर वो मुझे फिर न मरवा डालें? अब तो मैं फूंक फूंक कर पांव रख रही थी, पर मुझे सबसे अधिक अपनी किसुन का अभाव खटक रहा था। मैं चाह रही थी कि केवल किसुन यहां आ जाए तो मैं अब जीवन भर कभी रियासत में जाऊं ही नहीं। पर मुझे न किसुन का कोई समाचार मिला था, न केसर का और न अपने बच्चों का। इन सब बातों के लिए मैं कभी कभी बहुत ही व्याकुल हो उठती थी। इसी समय कर्नल रॉबर्ट ने मुझे सूचना दी कि उन्हें रियासत से बुलावा आया है और उन्हें यह भी आदेश हुआ कि वो मुझे भी साथ लेते आए। परंतु इसके साथ ही उन्होंने अपने मन की बात भी कह दी। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, तुझे अभी वहां नहीं जाना चाहिए। प्रथम तो अभी तेरा स्वास्थ्य पूरे तौर से ठीक नहीं हुआ। दूसरे, वहां का वातावरण कैसा है, हिज हाइनेस की मनोवृत्ति कैसी है, ये मैं पहले जाकर जांच करना चाहता हूं। तीसरे, तेरे लिए यहाँ सब भांति का आराम है, इसलिए तू अभी 3 महीने यहीं रह। मैं एजीजी से कहकर इसका प्रबंध करा दूंगा। मुझे इस बूढ़े अंग्रेज की बात भा गई। मैंने कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे भले के लिए आप जो ठीक समझें वही करें, परंतु आप भी यहीं रहें तो उत्तम है। पर डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि यह संभव नहीं है। अंततः ये तय पाया कि जब तक मैं यहाँ हूं वो लेडी डॉक्टर और नर्स यहीं रहेंगी, भले ही इनका खर्चा मुझे पॉकेट से ही देना पड़े। वासुदेव महाराज भी मेरे पास ही रहेंगे, ये भी तय हुआ। डॉक्टर रॉबर्ट ने ऐसा प्रबंध करा दिया और चलते चलते वो कह गए, जब कभी कठिनाई हो बड़े साहब से कहना। वो चले गए और अब मैं स्वच्छंदतापूर्वक अपने बेटे को छाती से लगाकर निर्द्वंद्व माता का सुख भोग करने लगी, अपने जीवन में पहली ही बार। यद्यपि ये मेरी 5वीं संतान थी और अब मैं अधेड़ आयु की स्त्री थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 45वें भाग मातृ सुख को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।